नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब, जय हिंद और जोहार और आप सभी का स्वागत है एक और वीडियो क्लास में। और जैसा कि आप सभी देख पा रहे होंगे कि हमारा जो शीर्षक है दैट इज झारखंड हाई कोर्ट असिस्टेंट एग्जाम 2019। तो अब हम पीवाईक्यू को सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो आज हम इस कड़ी में 2019 के पेपर को देखेंगे। हालांकि ये पूरा पेपर नहीं होगा, सेक्शन वाइज बटा हुआ है। आज हम मैथ्स को देखेंगे, अगले क्लास में हम लोग रीजनिंग को देख लेंगे। ठीक है, और इंग्लिश को भी देखेंगे। और जो जीएस वाला जो पेपर होगा वो मैं आपको एक ही कंपैरिजन में दो तीन पीवाईक्यूज के आधार पर मैं उसे करवाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, तो चलिए मित्रों, बिना किसी अतिरिक्त समय जाया करते हुए हम आगे बढ़ते हैं। चलिए मित्रों, आज हम लोग मैथ के सवाल को सॉल्व करते हैं। ठीक है, देखिए किसी भी एग्जाम को जब हम सॉल्व मतलब क्रैक करते हैं तो उसमें सबसे महत्वपूर्ण जो रोल प्ले करता है पीवाईक्यू प्लस सिलेबस। ठीक है, और सिलेबस के आधार पर हम ये पता कर पाते हैं सिलेबस और पीआईक्यू को मिलाकर कि सिलेबस में हमसे पीआईक्यू में कहां से सवाल पूछा जा रहा है। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग यहाँ आज मैथ के सवाल को सॉल्व करेंगे। और जो पैटर्न जैसा अभी का जो चल रहा था, ठीक है, मैथ्स प्लस रीजनिंग, ठीक उसी प्रकार का पैटर्न 2019 में भी रहा है। ठीक है, तो हालांकि क्वेश्चन के कुछ वेरिएशंस जरूर किए गए हैं, लेकिन वो बात की बात है, सिलेबस आपका मोटा मोटी लगभग वही है। ठीक है, हालांकि 2019 का जो पेपर है जल्दी इसका पीडीएफ अवेलेबल नहीं है, तो इसको मुझे थोड़ा सा टाइप करने में, इसको बनाने में थोड़ा समय लग गया। ठीक है, हो सकता है कि फिर भी मैंने इसको क्रॉस चेक करने का प्रयास करा है कि कहीं कुछ डाटा एरर ना हो। ठीक है, तो फिर भी यदि कुछ इस दौरान भूल चूक हो जाती है तो इसके लिए मैं आप सभी से क्षमा प्रार्थी हूंगा। लेकिन मेरा जो मूल मकसद है कि क्वेश्चन किस प्रकार के आते हैं, और कम से कम आपको इस प्रकार के क्वेश्चन और इस चैप्टर को तो जरूर अच्छे से देख के जाना है। ठीक है, तो जैसे हम लोग हाईकोर्ट एग्जाम 2019 जो अभी जो हालिया में जो एग्जाम हुआ है दैट इज 2025 में। ठीक है, इससे पहले जो एग्जाम जो हुआ था 2019 में हुआ था। ठीक, इसके अलावा फिर उससे पहले 2016 में एग्जाम हो चुका है। जस्ट ए सेकेंड, उससे पहले ये एग्जाम 2013 में हो चुका है। उससे पहले एग्जाम 2007 में हो चुका है, और उससे पहले ये एग्जाम 2001 में हो चुका है। ठीक है, तो आई थिंक 2019 तक 2025 एंड 2019 के क्वेश्चन पेपर का पैटर्न सेम है, लेकिन 2016 से फिर उससे पहले का जो पैटर्न है वो थोड़ा अलग देखने को मिलेगा। ठीक है, जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हम इसमें देखेंगे कि क्या क्या इसका पैटर्न रहा है। ठीक है, तो चलिए, और हम लोग यहाँ पर ये भी देखेंगे कि किस चैप्टर को हमको इसमें छुआ गया है। इस चैप्टर को तो उस चैप्टर को तो आपको जरूर करके ही जाना है। ठीक है, तो यहाँ जो सवाल जो है ये आपको हिंदी में भी मिल जाएगा। ठीक है, एक सिरे से हिंदी में टाइप किया हुआ है, और यहाँ पे कुछ मिस्टेक जहां पर भी होगा कहीं कुछ इक्वेशन का तो उससे मैं आपको करेक्शन करवा दूंगा। ठीक है, और नेक्स्ट जो है हमारा इंग्लिश में अलग से टाइप किया हुआ है, तो जिसको जिसमें सहूलियत लगे वो अपने हिसाब से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इसको सॉल्व करने का प्रयास करिएगा। फिलहाल मैं इसको यहाँ पर आपके सामने मैं सॉल्व कर रहा हूँ। ठीक है, जो पहला जो सवाल है हमारा जो बनता है दैट इज if two numbers are in the ratio of 1:2, when 4 is added to each the ratio becomes 2:3, the number will be। यानी इसमें यही कहा गया कि दो संख्याएं का अनुपात दिया हुआ है, 1:2 दिया हुआ है आपके सामने। ठीक है, पहला यहां पर हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, कि दो संख्याएं दिया हुआ है, मान लीजिए सपोज वो दो संख्याएं क्या हो सकती हैं, दो संख्याएं आपकी होगी वो x और y। ठीक है, उसका जो अनुपात जो दिया हुआ है 1/2 दिया हुआ है। ठीक है, जब प्रत्येक में यानी एक आपका x हो गया, एक आपका 2x हो गया। ठीक है, दूसरा जब प्रत्येक में 4 जोड़ा जाता है, प्रत्येक में 4 यानी ऊपर में भी 4 जोड़ा गया, नीचे में भी 4 जोड़ा गया, तो इनका जो अनुपात बन जाता है 2/3 बन जाता है। तो इससे आपको बता रहा है इसमें आंसर कितना होगा। तो इसको आप सिंपली इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, ये तो हमारा एक नंबर का फॉर्मेट हो गया। ठीक है, इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये आएगा 3x + 12 और 4x + 8। इसको इधर लेके जाएंगे हम लोग, तो x इधर 4, यानी x का वैल्यू क्या आ गया 4, x का वैल्यू आ गया 4। और चूंकि ये हमारा फॉर्मेट जो हमारी जो दो संख्याएं हैं किस रेशियो में है, 1:2 में है। ठीक है, तो 1 का वैल्यू आ गया x, तो 2 का वैल्यू कितना आ जाएगा, x इक्वल टू कितना आया हमारा 4, और 2 का यानी 2x यानी 8, यानी जो हमारा जो नंबर जो होगा 4 और 8। ठीक,
इसका जो आपका जो सही जो आंसर देखने को मिलेगा दैट इज सी। नेक्स्ट वन इज कि एवरेज ऑफ 25 नंबर्स, एवरेज ऑफ 25 नंबर्स 10 है, ठीक है। एवरेज ऑफ 25 नंबर्स, फर्स्ट 25 नंबर 10 है एंड एवरेज ऑफ नेक्स्ट 25 नंबर 12 है। तो सभी 50 नंबरों का आपको औसत जानना है, बताना है, ठीक है। तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे कि फर्स्ट 25 नंबर का 10 है, ठीक है। टोटल हमें 50 नंबर है, वो 50 नंबर यहाँ मिल जा रहे हैं, यहाँ पे पहला 25, यहाँ पे पहला 25, ठीक है। अब आप इसको जब सॉल्व करिएगा तो एवरेज का मतलब क्या होगा कि जब उसको हम किसी भी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन को इनटू एवरेज करते हैं तो टोटल सम निकलता है, ठीक है। एक फॉर्मूला होता है टोटल सम इक्वल टू नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन इनटू एवरेज कितना है। तो यहाँ पर आप देखिएगा टोटल सम हमें निकालना है। टोटल सम निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ पर पहले 25 नंबर का एवरेज आया 25 इंटू 10, यानी यहां से आपको निकल गया सम 250, यहां से निकल गया 25 इंटू 12, यानी 25 दूनी 50, 25 दूनी 50, यह आ जाएगा 300, यानी जो टोटल जो सम हमारा हुआ 550। अब इसको हम लोग, चूंकि ये हमारा टोटल सम है और हमें निकालना क्या है एवरेज, तो एवरेज का फॉर्मूला फिर क्या क्या हो जाएगा, टोटल सम बाय एन हो जाएगा। तो टोटल सम यहाँ निकल चुका है, बाय एन कितना है, यानी नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारा पास 50 है, तो डेट इज 11। तो इसका जो आंसर जो होगा डेट इज 11 होगा, ठीक है। अब नेक्स्ट सवाल है कि ए ट्रेन रीचेज इट्स डेस्टिनेशन ऑफ टाइम एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। इफ इट रन एट एन एवरेज स्पीड ऑफ इतना, इट अराइव्स इतना लेट, व्हाट इज द टोटल जर्नी। इसमें ये आपको ट्रेन वाले चैप्टर से संबंधित है, या फिर इसको आप लोग ट्रेन वाले चैप्टर से जोड़ सकते हैं, या टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस वाले चैप्टर से भी जोड़ सकते हैं, ठीक है। दोनों का कंसेप्ट इसमें लगभग इस्तेमाल हो रहा है, ठीक है। तो इसमें बोला गया कि रेलगाड़ी जो कि 40 किलोमीटर के औसत से अपने पहुंच जाती है समय पर, लेकिन यदि 35 किलोमीटर के रफ्तार से चलती है तो 15 मिनट वो लेट भी हो जाती है। तो वो उसका जो टोटल जर्नी है वो कितना है, टोटल जर्नी, यानी आपको जब ऑप्शन देखकर पता चल रहा है कि यहाँ पे आपसे क्या पूछ रहा है, किलोमीटर में दिया हुआ है, मीन्स वो आपसे डिस्टेंस पूछ रहा है, ठीक है, उसकी दूरी कितनी है। तो जैसे सपोज यहाँ पे स्पीड दिया हुआ है आपका 40 किलोमीटर पर रफ्तार और फिर वो हो जाती है 35 किलोमीटर। तो एक जो फॉर्मूला होता है, जो एक आइडियल फॉर्मूला है, जो एक जनरल फॉर्मूला है टाइम स्पीड डिस्टेंस का, डिस्टेंस इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम, ठीक है। और यहां से आप ये भी निकाल सकते हैं कि स्पीड जो होता है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के। बोले तो जितनी ज्यादा आपका स्पीड होगी टाइम उतना कम लगेगा, है ना जी। आप मान लीजिए आपको यहां से 5 किलोमीटर जाना है, आप 50 किलोमीटर की रफ्तार से जाइए, जो समय पर पहुंचिएगा आप 60 किलोमीटर की रफ्तार से जाइए तो दूरी का समय कम हो जाएगा, लेकिन दूरी तो बराबर ही है, ठीक है। तो दूरी दोनों ही सिरे में क्या है, कांस्टेंट है। चेंज क्या हो रहा है, आपका स्पीड चेंज हो रहा है, टाइम चेंज हो रहा है। तो यहाँ पे टाइम का जो रेशियो निकल कर आएगा वो 35 इंटू 40 आएगा, ठीक है। अब ये जो 5 यूनिट का जो अंतर आया है, ठीक है, ये 5 यूनिट बराबर कितना, 15 मिनट हमें बता रहा है, ठीक। 15 मिनट को अब इसको हम लोग, चूंकि यहाँ पे किलोमीटर पर आवर में हमें स्पीड दिया हुआ है, तो ये 15 मिनट को हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसको आवर में सॉल्व करना है। तो एक घंटे में होता है 60 मिनट, तो यदि हम इसको आवर में सॉल्व करेंगे तो ये आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा 50/60, यानी 1/4 आवर, ठीक है। हमें डिस्टेंस निकालना है, ठीक है। तो यानी डिस्टेंस मतलब दूरी निकालना है, तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है, स्पीड इंटू टाइम होता है। तो स्पीड यहाँ 40 है, टाइम 35 है, लेकिन हमें उसमें क्या 1 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि हमें जो दूरी किलोमीटर में निकालनी है, ठीक है। इसको हम लोग कि डिस्टेंस दोनों में कांस्टेंट है, ठीक है। मान लीजिए एक बार में वो जा रहा है 40 किलोमीटर की रफ्तार से, ठीक है, उसे समय कितना लग रहा है, x हम मानेंगे।
दूसरे केस में वो 35 किलोमीटर की रफ्तार से जा रहा है, लेकिन हमें इसने क्या किया, 15 मिनट को हमने घंटे में चेंज कर रखा है, लेकिन उसे नॉर्मल से 1/4 आवर उसके ज्यादा लग रहा है। अब इसको जब आप सॉल्व करिएगा तो ये सॉल्व होकर निकल कर आएगा 40x, इधर 35x, इधर आ जाएगा 35/4। ठीक है, अब इसको इधर लेके आइएगा आप, तो ये 5x हो जाएगा और 35/4, इसको इधर काट दीजिए। ये आपका x का इतना मान आ गया 7/4। अब आप चाहे आप इसको इसमें बैठाइए, इसमें बैठाइए, क्योंकि ये तो आपका स्पीड है, ये इसका टाइम है, ये आपका स्पीड है, ये टाइम है, तो दोनों ही सूरत में जब आप इसको बैठाइएगा, ठीक है, तो ये निकल कर आएगा 4×40 यानी 70 किलोमीटर। 33 का जो ऑप्शन आपका बी। ठीक, नेक्स्ट जो सवाल है ये डिसऑनेस्ट शॉपकीपर के आधार पर दिया गया है। ठीक है, यहाँ पे आपसे पूछा है डिसऑनेस्ट, देखिए शॉपकीपर कि ये क्लेम करता है कि उसका जो सेलिंग प्राइस है, मतलब वो जो डिसऑनेस्ट मर्चेंट है, जो बेचने वाला दुकानदार है, उसका जो सेलिंग प्राइस है वो कॉस्ट प्राइस के बराबर है। मतलब वो इनडायरेक्टली अपने ग्राहकों को कह रहा है भैया मेरी जितनी खरीद है मैं उतनी ही बेच रहा हूं, लेकिन लेकिन असल मायने ये है, मतलब असल बात ये है कि वो 1 kg की बटखरे की जगह 900 ग्राम का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसका प्रॉफिट परसेंटेज कितना होगा। ठीक है, तो इसको भी बहुत आसान सा है। इसमें जो सीपीएसपी को हम लोग देख लेते हैं, तो 900 ग्राम दे रहा है और इंस्टेड ऑफ 1 kg, तो जाहिर सी बात है उसे कितने का खर्चा हो रहा है। 900 ग्राम दे रहा है, मान लीजिए मेरे पास 1 किलो का सामान है, ठीक है, और मैं बोल रहा हूं, मैं ठीक है, मैं आपको जो बोला वो अलग बात है, लेकिन रियल फैक्ट तो मैं जान रहा हूं। मैंने 1 किलो का मेरे पास सामान है, मैं आपको 900 ग्राम दे रहा हूं, ठीक, 900 ग्राम दे रहा हूं, और मैं आपको बोल रहा हूं कि नहीं मैं आपको 1 किलो में पूरा दे रहा हूं, तो मेरा खर्चा कितना हुआ, 900 ग्राम का हुआ। यानी मुझे यहाँ पे खरीद खरीद वाली जो रेट है वो कितने की चुकानी पड़ रही है, 900 ग्राम की चुकानी पड़ रही है। ठीक है, लेकिन मुझे ग्राहक कितना दे रहा है। ठीक है, ग्राहक यहाँ पे ये आपको नहीं करना है कि नहीं मैं खरीद रहा हूं, दुकानदार उसको बेच रहा है तो उसका कॉस्ट प्राइस, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे उसको फायदा कितना का हो रहा है, 900 ग्राम पर 100 का, यही उसका प्रॉफिट हो जाएगा। ठीक है, यानी 1/9 प्रतिशत इसका होगा 34 का, यहां पर आपका सी हो जाएगा। नेक्स्ट वन इज, एक मिस्टर राव है जो कि 20% अपने इनकम का हाउस रेंट में इस्तेमाल कर रहे हैं, और जो शेष राशि, इस देखिए हमेशा ना इस जगह को बढ़िया से पढ़िएगा, इट इज नॉट 70% ऑफ द टोटल, यहाँ पे लिखा हुआ रिमेनिंग, मतलब 20% खर्च करने के बाद जो बच रहा है 80%, उसमें से 70% वो हाउस होल्ड घर के खर्चों में खर्च कर रहे हैं, और इसके बाद भी वो 3600 पर मंथ वो बचा पा रहे हैं। तो उनकी मंथली इनकम कितनी पूछी जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको जो एक्सपेंडिचर है इसमें क्या करना पड़ता है, हम लोग को ब्रेक डाउन करना पड़ता है। थोड़ा सा मैं इसको ठीक है, इसको थोड़ा सा ब्रेक डाउन करना पड़ता है। जैसे यहाँ पर पहला जो है आपका खर्चा किस में जा रहा है, हाउस रेंट में जा रहा है। ठीक है, दूसरा आपका किस में जा रहा है, रेंट में जा रहा है, हाउस होल्ड, दूसरा आपका हाउस होल्ड एक्सपेंस में जा रहा है, और तीसरा उनका सेविंग है। ठीक है, तो इसको परसेंटेज वाइज हम लोग निकालते हैं, तो 20% तो ये तो टोटल का हो गया। अब ये से तो बचा कितना, जितना भी प्रतिशत होता है 100 को हम लेके चलते हैं, तो 80% बचा, और 80 में से 70% वो खर्चा कर रहे हैं हाउस होल्ड घरेलू खर्च में, यानी इस 80 का 70% कितना होगा। ठीक है, आप इसको निकाल सकते हैं, कितना होगा, ये हो जाएगा आपका 56%। ठीक है, यानी 20 और 56 76 हो गया। अब यानी टोटल हमने 76% खर्चा कर दिए, बचे हमारे पास कितने, 100 में से 76 गए यानी 24%, और वो 24% सेविंग है, और वो सेविंग हमें रुपीज में बता दिया गया है, डेट इज 3600। तो यहां से हम 1% का यूनिटरी मेथड लगाकर निकाल लेंगे इसको। ठीक है, 3600 को जब आप 24 से डिवाइड करोगे तो 24 से 24 आ,
150 आएगा। और चूंकि परसेंटेज में निकालना है, ये 1 यूनिट का निकल रहा है, यानी 1% का। ठीक है, तो आप इसको 100% से इंटू कर दीजिए, तो कितना हो जाएगा 150, और उसमें 2 जीरो जोड़ दीजिए, यानी आपका ये आंसर आ जाएगा 15,000। ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, नेक्स्ट जो सवाल है, ये हमारा सवाल पूछ रहा है कि कंपाउंड इंटरेस्ट से संबंधित है ये। यहाँ पे पूछ रहा है कि कोई राशि है, मतलब वो हमें बताया नहीं गया है, ठीक है, वो कितनी है। वो 8% पर एनम के इंटरेस्ट से 6,760 हो जाती है एट द एंड ऑफ 1 ईयर। लेकिन जो इसमें कंपाउंड जो लग रहा है वो हाफ ईयरली लग रहा है, तो सम बताना है वो जो, यानी यहाँ पर आपसे प्रिंसिपल पूछा जा रहा है। ठीक है, अमूमन प्रिंसिपल पूछा जा रहा है, तो ये अमाउंट दिया हुआ है। तो जनरली ये सिंपल फॉर्मूला बेस्ड सवाल है, बस आपको ट्रिक यहाँ पर इस्तेमाल करना है कि हाफ ईयरली बोल दिया है तो इसको हम लोग कैसे यूज करेंगे। तो देखिए, जब भी इस तरह के सवाल आते हैं, ठीक है, जहां पे आपको हाफ ईयरली बोल दे, तो और यहाँ पर आपको बोला हुआ है कि ये जो इंटरेस्ट बता रहा है पर एनम का बता हुआ है, हाफ ईयरली मतलब कितना होगा 6 महीना, और यहाँ पे इंटरेस्ट आपको कितना बोल रहा है, ये सालाना दिया गया है। तो एक साल में हम लोग 6 महीना करके कितना होगा, 2 सेट निकलेगा। तो इसको आप लोग तोड़ देंगे, ठीक है, 8%, यानी जो हमारे रेट ऑफ इंटरेस्ट जो निकलेगा हाफ ईयरली के हिसाब से 4% निकलेगा। ठीक, और दूसरा, ये तो एक बात हो गई। दूसरा, चूंकि यहाँ पर हाफ ईयरली बोला गया है, तो यहाँ पर जो टाइम जो निकल कर आ जाएगा वो निकल कर आ जाएगा 2। क्यों? क्योंकि हम लोग हाफ ईयरली बात कर रहे हैं। ठीक है, यदि सिर्फ ईयरली रहता तो वो 1 होता, लेकिन ये हाफ ईयरली है, यानी एक साल के अंदर हमें 2 बार हमें इंटरेस्ट मिलेगा, इसलिए हमारा टाइम जो यूनिट निकल के आएगा 2 आएगा। अब इसको हम लोग सीधा सीधी फॉर्मूला पे बैठा देंगे। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है 1/r/100n, और अमाउंट कितना दिया हुआ है 6,760। प्रिंसिपल तो हमें निकालना ही पड़ेगा। ठीक है, 1 प्लस इसको आर हमें 4 आ जाएगा यहाँ पर भाई 100, एंड 2 हमने आपको बोला। अब इसको जब आप सॉल्व करोगे, तो 4×25, 26/25, ये आ जाएगा 5760 पी 26×26, 25×25। अब इसको काटना शुरू करो। 13 से पहले काट लेते हैं हम लोग। 13 दूना 26, 13 पचे 65। फिर इसको काट लेते हैं 26 से डायरेक्ट 20 आ जाएगा। 25×25 कितना होगा 625। यहाँ पे थोड़ा सा काटने में थोड़ी चूक हुई है। ठीक, यहाँ पर 6,760 जो आ रहा है, इसको हम लोग P इंटू 26/25, 26/25 करेंगे। ठीक है, इसको काटेंगे डायरेक्ट। 26 दूने 52। ठीक है, इसको आप अपने से भी काट के देख लेना। 26 दूना 52, 6, फिर ये 10 बार में कटेगा। 25×25 625, और इंटू 10 यानी 6,250। यहाँ पे आपका आंसर आने वाला है। ठीक है, ये जो सवाल है 37वां सवाल है, ये आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। अब यहाँ पे जो थोड़ा सा इक्वेशन में गलती हुई है टाइपिंग में, इसको आप लोग सुधार लीजिए। यहाँ पर जो सवाल है डेट इज m² माइनस 3/2m प्लस t। ठीक है, इसका हमें वैल्यू निकालना है, इसमें t का वैल्यू निकालना है, जिसमें कारण ये परफेक्ट स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो इसको हम लोग को सॉल्व करने के लिए, कोई भी चीज यदि वो परफेक्ट स्क्वायर होगा तो जाहिर सी बात है वो m प्लस यहाँ पे कुछ होगा इसका फॉर्मूला में,
जो a प्लस बी के होल स्क्वायर जो होता है वो उसी पर तो बैठने वाला है। तो a की जगह तो हमारा m आ गया। ठीक है, यहाँ फिल इन द ब्लैंक्स में हमें देखना है। ठीक है, यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स में आपका क्या आने वाला है। अब इसको हम लोग तोड़ने का प्रयास करेंगे। ठीक है, कि एम स्क्वायर माइनस 3/2m, ये जो आपका जो है ये तो आपका ए बी पर बैठेगा, 2ab पर बैठेगा। ठीक है, इसका आप लोग हम लोग सॉल्व करिए। 2ab 3/2m। ठीक है, ए का तो मान पता है, चलो mm। ठीक है, बी का वैल्यू कितना निकल कर आएगा, 3/4। ठीक है, आप इसको आप सॉल्व करके भी देख सकते हो। जब यहाँ पर हम लोग ए स्क्वायर यानी एम स्क्वायर 2, ठीक है, फिर ए पर m और b के जगह 3/4 रखेंगे तो जब इसको काटेंगे तब तो यहाँ पे 3/2m आपको दिख रहा है। ठीक है, और यही इसी b का स्क्वायर आपको कहाँ मिलता है, यहाँ c के जगह मिलेगा। ठीक है, ये जो b का स्क्वायर होगा यही तो यहाँ पे आपको मिलेगा t के बराबर में। तो डेट इज 3/4 का होल स्क्वायर, यानी ये 9/16 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा जो जवाब होगा वो होगा 9/16 यानी 37 का बी। नेक्स्ट सवाल इज कि फॉर व्हाट वैल्यू के फॉलोइंग इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, और के की किस वैल्यू के लिए इन दोनों ही इक्वेशन का कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा। तो ये बेसिकली कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सवाल है। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तीन तरह के सॉल्यूशन होते हैं। एक वन सॉल्यूशन, जस्ट अ सेकेंड, एक आपका वन सॉल्यूशन होता है, एक आपका नो सॉल्यूशन होता है, और एक आपका इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो ये अब ये तीनों का अलग अलग कंडीशन बताया गया है आपको फॉर्मूला वाइज। हमें यहाँ पर पूछा है नो सॉल्यूशन, यानी हमें इसके फॉर्मूला को इसमें क्या करना है, इस्तेमाल करना है। जैसे वन सॉल्यूशन हो गया, वन को हम लोग यूनिक भी कहीं कहीं लिखते हैं। वन सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। ठीक है, वहीं नो सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है जो हमें इस्तेमाल करना है इस क्वेश्चन में, a1/a2 b1/b2 नॉट इक्वल टू c1/c2। और इन्फिनाइट सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है डेट इज a1/a2 b1/b2 c1/c2। ठीक है, अब चूंकि ये इस्तेमाल करना है तो इसको हम लोग देख लेते हैं, फॉर्मूला को बैठाते हैं यहाँ पर, इसको पुट करेंगे डायरेक्ट। तो a1 यहाँ पर निकल कर आएगा 9, a2 निकल कर आएगा आपका 7। ठीक है, b1 निकल कर आएगा आपको सॉरी इट इज 4, एंड ये आपका निकल कर आएगा आपका k। ठीक है, बाकी हमें आगे नहीं बढ़ने की आवश्यकता है कि उसकी हमें आवश्यकता नहीं पड़ेगी। जब आप इसको सॉल्व करिएगा तो आ जाएगा 28/9, यानी यहाँ पे जो जवाब जो होगा आपका सी होगा। नेक्स्ट वन इज, ये a का मान दिया गया है आपको इतना, तो फाइंड द वैल्यू ऑफ आपको इतना निकालना है। ठीक है, तो ये जो सवाल जो है ये तो आपका कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से ही था। ये जो सवाल जो है ये आपका एलजेब्रा से है, एलजेब्रा से है, और इसमें रेशनलाइजेशन का भी उपयोग हम लोग को करना पड़ेगा। जस्ट अ सेकेंड, थोड़ा सा बिजली चली गई है, थोड़ा सा मुझे लाइट का इंतजाम करने दीजिए। इस क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर प्रिंट आउट कर लेते हैं। इस क्वेश्चन से जो डाटा है इसको हम लोग यहाँ निकाल लेते हैं ताकि सॉल्व करने में हमें आसानी हो। 39 पूछ रहा है, इसमें आपको a का मान √2+1 और b का मान √2-1। तो आपसे पूछा जा रहा है 1/a+1 माइनस 1/b+1 का मान कितना होगा। ठीक है, अब इसमें कैसे बनाएगा सवाल। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा कि आपको इसको इस पार्ट का आपको पहले मान निकालना पड़ेगा और इस पार्ट का। तो इसको निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, 1/a+1 है,
ठीक है, तो 1/√2 +1 होगा, तो ये जब जाएगा तो √2 + 2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको हम लोग रेशनलाइज करेंगे, यानी 2 - √2 और 2 - √2, तो ऊपर में आएगा 2 - √2 और नीचे आ जाएगा 4, ये a² - b² के फॉर्मूला पर आएगा, तो यहाँ पे नीचे में आ जाएगा आपका 2। ठीक है, ये तो हो गया एक। दूसरा है 1/b + 1, यहाँ पे है आपका 1/√2 - 1 + 1, ये कट जाएगा, इसको फिर इंटू करिए रेशनलाइज करने के लिए, तो √2/2 आएगा। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे, बैठाएंगे यहाँ पर 2 - 2/2 और 2, दो कॉमन निकल जाएगा, तो आंसर आना चाहिए यहाँ पर 1 - √2। इसका जो आंसर आ जाएगा आपका 1 - √2। तो यहाँ पे बस आपको सिंपली वही करना है, सिंपल आपको जोड़ करना ही है, बस रैशनलाइजेशन कर देना है। ठीक है, नेक्स्ट वन इज ये भी, ये आप जो आपका सवाल है ये फ्रॉम द मेंसुरेशन से। ठीक है, ये मेंसुरेशन से है और इसमें आपको यूज करना है स्क्वायर फील्ड। ठीक है, एक हॉर्स इज टाइड टू ए पोल फिक्स्ड एट वन कॉर्नर। इसका हम लोग पहले फिगर बना लेते हैं। ठीक है, ये स्क्वायर फील्ड है जिसका कि डायमेंशन दिया हुआ 30 मीटर इंटू 30 मीटर, जिसमें कि एक मतलब घास, पूरा ये मैदानी इलाका है, घास वाला इलाका है। यहाँ पे 10 मीटर लॉन्ग रोप से एक टाइड है, कहाँ पे, कॉर्नर पर, इस जगह से 10 मीटर मान लीजिए, ये कुछ इतना दूर होगा। तो ये जितना दूर ये घूम पाएगी ये गाय, इतना ही दूर वो क्या करेगी, घास चर पाएगी, ग्रेज कर पाएगी। ठीक है, तो हमें निकालना है कि फाइंड द एरिया ऑफ द पार्ट ऑफ द फील्ड वेयर द हॉर्स कैन ग्रेज। तो हमें उस मैदान का वो हिस्सा निकालना है जहां पर जो घोड़ा है घास को चर पा रहा होगा। तो यहां पर जो हम लोग फॉर्मूला जो इस्तेमाल करेंगे दैट इज एरिया का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, और ये कौन सा एरिया बन रहा है, क्योंकि एक स्क्वायर के कॉर्नर पर है, यानी ये क्वार्टर सर्किल बन रहा है। ठीक है, तो इसको जब हम लोग सॉल्व करेंगे, नॉर्मली जो सर्किल का जो फॉर्मूला होता है सर्कुलर रीजन का, पाई स्क्वायर होता है। वहां पे पाई भी आपको बता दिया गया है 3.14 लेना है। तो लेकिन ये क्या है, ये क्वार्टर रीजन है, तो यहाँ पे πr²/4 होगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, 3.14, आर आपका यहाँ पे रेडियस निकल कर आएगा 100, 10 × 10। ठीक, और यहाँ पे 4 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से 2 डेसिमल हटाइएगा तो ये नीचे 0 आएगा। अब इसको काट लीजिए, कितना होगा, 4 × 7 = 28, 3 × 4 = 32, 2 78.5 स्क्वायर मीटर। 40 का जहाँ पे आंसर निकल कर आएगा, आपका निकल कर आएगा डेट इज ए। अब हमारे पास और भी 5 सवाल बचे हुए हैं। ठीक है, ये आपका रेशियो का सवाल है। ठीक है, यहाँ पे बोला गया है कि 3 नंबर में से जो सेकेंड नंबर है वो पहले नंबर का दोगुना है और तीसरे नंबर का तिगुना है। ठीक है, और तीनों का जो एवरेज निकल कर आता है वो 44 है। तो डिफरेंस हमें निकालना है पहले और अंतिम नंबर का, यहाँ पे ऑप्शन आपको बताया गया है। ठीक है, तो इसको हम लोग यहाँ पे सॉल्व करते हैं कि मान लीजिए 3 नंबर है, ए बी सी। पहला नंबर जो है, नहीं, यहाँ पे सेकंड नंबर जो है
पहला का दुगुना है। तो सपोज इसको हम लोग x मान लेंगे तो ये हमारा 2x हो जाएगा, और एंड थ्राइस द थर्ड, और तीसरे का तिगुना है। तो इसको कुछ ऐसा समीकरण बैठाइए कि ये c का भी तिगुना हो जाए और a का भी दुगुना हो जाए। तो इससे बेहतर होगा कि इसको हम लोग 3x कर दीजिए, क्योंकि इसका दुगुना है तो यहाँ पे 6x हो जाएगा, और c का वो कितना है, थ्राइस द थर्ड, यानी ये 2x हो जाएगा। अब इसको आप क्वेश्चन से हिल मिला लीजिए, ठीक है, कि सेकंड नंबर जो हमारा जो है ये पहले का दुगुना आ रहा है 3x इंटू 2 6x, और तीसरे का वो तिगुना आ रहा है 2x इंटू 3 इक्वल टू 6x। ठीक है, अब ये तो हमारा नंबर हमने एज्यूम कर रखा है x के मान में। ठीक, तो हमारे जो तीनों नंबर का जो जोड़ होगा कितना होगा, 3 6 9 तो 11, 11x, और तीनों नंबर का एवरेज बताया गया है 44, यानी जो टोटल सम जो आएगा 3 इंटू 44 करेंगे तो ये आ जाएगा 88 4 92 132, यानी 132, यानी इसके बराबर ये हो जाएगा। अब यहाँ पे x का मान हम लोग निकालेंगे, 11 के 11, यानी x का मान निकल कर आया 12, x का मान निकल कर आया 12। अब या तो आप ये करिए कि प्रत्येक नंबर का यहाँ पे वैल्यू निकाल लीजिए, 3 को 12 से इंटू करिए, 6 को ये से करिए, लेकिन एग्जाम में ये प्रोसेस थोड़ा सा आपको लेंथी ले जाएगा। बेहतर है कि आपको यहाँ पे डायरेक्ट रिजल्ट पर आइए। डिफरेंस पूछ रहा है बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, फर्स्ट और थर्ड नंबर के बीच आप डिफरेंस कितना देख पा रहे हैं, एक एक्स का, तो एक एक्स का मान कितना है, 12 है, तो 41 का आंसर हमारा क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा। नेक्स्ट वन इज, ये प्रॉफिट लॉस का सवाल है कि कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 ऑरेंज वो बराबर है सेलिंग प्राइस ऑफ 40 ऑरेंज के, तो प्रॉफिट परसेंटेज निकालना है। ठीक है, कॉस्ट प्राइस ऑफ 50 ऑरेंज, इसको हम लोग ऐसे भी बना सकते हैं, एसपी ऑफ 40 ऑरेंज। अब इसको इक्वेट कर लीजिए। ठीक है, या तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते थे कि सीपी और एसपी करके भी लिख सकते थे। ठीक है, तो यहाँ पे सीपी आप देख पा रहे कितना निकल कर आ रहा है, 40 यूनिट, एसपी कितना निकल कर आ रहा है, 50 यूनिट, तो फायदा कितना का दिख रहा है, 10 यूनिट का। और प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, एसपी माइनस सीपी बाई सीपी इंटू 100। एसपी माइनस सीपी 10 आया, सीपी का वैल्यू 40 है, इसको 100 से गुना करिए, कितना आएगा 25%, यानी 25% का हमें मुनाफा देखने को मिल रहा है। डेट इज 42 का यहाँ पर जो आंसर होगा डेट इज 42 है ना। नेक्स्ट वन इज, ये आपको डिस्काउंट, ये आपको डिस्काउंट से पूछ रहा है कि किसी आर्टिकल का, किसी सामान का जो मूल्य अंकित किया गया है 500 रुपया, उसमें सक्सेसिव डिस्काउंट लगाया जा रहा है 20% का, कितना का, 20% का सक्सेसिव। और यहाँ पे कितना बार लग रहा है, ये छूट गया क्वेश्चन में, 2 बार लगाया जा रहा है। ठीक है, इसको यदि आप हिंदी के क्वेश्चन में यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे भी 2 लिखिएगा, 2 बार। ठीक है, क्रमिक बट्टा कितना बार लगाया जा रहा है, 2 बार। तो इसको हम लोग कैसे करेंगे, एक बार में यानी 80%, फिर 120 से 20% लग रहा है, इसको काटिए, फिर ये कट जाएगा, कट जाएगा, यानी 320 रुपया, यानी 2 डिस्काउंट देने के बाद जो हमारा जो प्राइस जो निकल कर आएगा एसपी, दैट इज 320। नेक्स्ट सवाल इज एरिया ऑफ एन इक्विलेटरल ट्रायंगल, ये भी आपका मेंसुरेशन का सवाल है। एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल बताया गया है, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, यहाँ पे भले आपको इक्विलेटरल ट्रायंगल जैसा नहीं बना हुआ लग रहा है, लेकिन ये इक्विलेटरल ट्रायंगल ही एज्यूम करिएगा। ठीक, इसका एरिया बताया गया है 400√3 स्क्वायर मीटर। ठीक,
और तो हमें इसका पेरीमीटर बताना है। तो पेरीमीटर आपको पता ही है, पेरीमीटर इक्विलेटरल ट्रायंगल का कितना होता है, 3a होता है, यानी 3 इंटू साइड्स होता है, क्योंकि इसका प्रत्येक साइड्स बराबर होता है। ठीक है, तो अब हमें a का वैल्यू चाहिए। a का वैल्यू कहां से आएगा, इस एरिया में छुपा हुआ है। एरिया का मान कितना होता है, √3/4 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर को ही हम लोग यहाँ पर a माने हैं। ठीक है, तो ये कितना है, 400√3 है। इसको काटिए, √3 कट गया। a स्क्वायर इक्वल टू 1600, तो a इक्वल टू आपका आया 40। ये 40, ये 40, ये 40। उस लिहाजा से जो पेरीमीटर तो निकल कर आएगा 3 इंटू 40, यानी 120 मीटर। अब जो नेक्स्ट सवाल है, ये भी आपका मेंसुरेशन पर आधारित है कि डायमीटर ऑफ ए व्हील इज 3 मीटर। डायमीटर, ये मान लीजिए कोई चक्का है। ठीक है, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, 3 मीटर है। द व्हील मेक्स 28 रिवोल्यूशंस इन 1 मिनट। ये जो चक्का जो है ये 28 मतलब रिवोल्यूशन लगा लेता है कितने, 1 मिनट में। टाइम टेकन बाय द व्हील टू ट्रेवल डिस्टेंस ऑफ इतना किलोमीटर। तो इतना किलोमीटर ट्रेवल करने के लिए कितना समय लगेगा। ठीक है, तो सबसे पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि वो 1 मिनट में 28 रिवोल्यूशन लगाता तो है, तो उन 28 रिवोल्यूशन में 1 मिनट में वो कितने किलोमीटर या कितना मीटर की दूरी वो तय कर पा रहा है। ठीक है, तो 1 रिवोल्यूशन इक्वल टू होता है 1 यूनिट सर्कम्फ्रेंस, यानी उसका पेरीमीटर। तो 1 रिवोल्यूशन में हमें इसका एक सर्कम्फ्रेंस कंप्लीट करेगा वो, तो दैट इज 2πr 3/2। और हमें कितना पे निकालना है, 28, यानी 1 मिनट का निकालना है। 22 और 12, यानी वो 1 मिनट में 264 मीटर की दूरी तय कर रहा है। ठीक है, और उसे हमें देखना है कि वो 5280 किलोमीटर की दूरी तब कितने मिनट में तय करेगा। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे, लेकिन दोनों की यूनिट को सेम कर कर। यहाँ पर 5.280 है, इसको मीटर में कन्वर्ट करिए, 5280 मीटर आएगा। नीचे आपका 264 मीटर है, इसको डायरेक्ट काटिए, 20 मिनट आ जाएगा, 20 बार में कटेगा, आंसर आपका 20 मिनट होगा। तो ये हमारा जो पूरा जो सवाल था, क्या था, मैथ्स का सवाल था, ये हमने सॉल्व कराया। आपको हिंदी में भी पीडीएफ मिल जाएगा। इंग्लिश में आप देखिएगा, जहां पे मैंने आपको करेक्शन करवाया है उस चीज को थोड़ा सा आप यहाँ पे करेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, एक इसको थोड़ा सा मिला लीजिएगा, इसको मिला लीजिएगा। इक्वेशन सही है, बस थोड़ा टाइपिंग में यहाँ पे दिक्कत हुई है। और ये वाला जो है, इसमें आपको t का मान बताना है। ठीक है, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो m² - 3/2m प्लस t है। ठीक है, तो यदि हम इस पूरे मैथ्स पेपर को एनालाइज करें, तो मैथ्स में यहाँ पे जो चैप्टर जो हमें जो निकल कर आते हैं, जहां पे आपसे सवाल बन रहे हैं, पूछे गए थे, एक तो आपका रेशियो से सवाल बना, ठीक है, दूसरा आपका एवरेज से सवाल बना, तीसरा ट्रेन या टाइम स्पीड डिस्टेंस से सवाल बना, प्रॉफिट लॉस से बना, डिसऑनेस्ट यानी बेईमान दुकानदार से बना, इनकम एक्सपेंडिचर से बना, कंपाउंड इंटरेस्ट में बना, और वो भी वो हाफ ईयरली कैसे करना है, क्वार्टरली कैसे करना है, उस कंसेप्ट को देख लीजिएगा। कब उसको 4 से डिवाइड कर देंगे, कब उसको 2 से डिवाइड करेंगे। ठीक है, दूसरा एलजेब्रा फॉर्मूला बेस्ड सवाल बना आपसे। ठीक है, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में सॉल्यूशन के बारे में पूछा गया। ठीक है, उसके अलावा मेंसुरेशन में आपका सर्किल या इक्विलेटरल ट्रायंगल पे सवाल बना। ठीक है, तो ये आपका जो मोटा मोटी जो है, ये आपका किसका है, ये आपका 2019 का मैथ का है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो क्लास को यही समाप्त करते हैं। अगले वीडियोस में हम लोग जो अगला भाग है रीजनिंग को भी सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। ठीक है,
मैं पूरी प्रयास करूंगा कि अब तक विगत वर्षों के जितने भी जो सवाल जो हुए हैं, ठीक है, पूछे गए, थोड़ा सा बस टाइप करने में समय लग जा रहा है क्योंकि इसका जो क्वेश्चन पेपर मिल नहीं रहा है। ठीक, चलिए आई एम शाइनिंग ऑफ। तब तक आप सब स्वस्थ, मस्त और सकारात्मक कार्य में व्यस्त रहे और एक ऐसे समाज का निर्माण करते रहें जिसमें आसपास के बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं सहज और सुरक्षित महसूस करते रहे। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार।